तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यही बात हम देखते हैं यहाँ पर भी, और यही बात हमको आसान भी लगती है। ये फार्मूला तब यूज होगा जब हमारे पास दो वेक्टर्स दिए होंगे और उन वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल होगी कि दो वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर एक्ट कर रहे हैं या इन सेम डायरेक्शन एक्ट कर रहे हैं, या मैंने आपको कहा था 0 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो, बात एक ही है। तो आपने ये सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्री टेस्ट सीरीज। सो हम पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल, और उसके हिसाब से हमने एमसीक्यूज किए। और सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर टू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, उसके हिसाब से हमने एमसीक्यूज किए। और दिस इज द पार्ट नंबर 3 जिसमें हम कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक भी पढ़ेंगे और इसके साथ जो एमसीक्यूज आते हैं और जो इसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वह भी सीखेंगे। कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर हम किसको कहते हैं? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ सिंगल वेक्टर विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, है ना। अच्छा, इस कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर में हम क्या करते हैं, एक सिंगल वेक्टर को बनाते हैं। ठीक है, सिंगल वेक्टर को हम बनाते हैं किसकी हेल्प से, किसकी मदद से? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की मदद से। इससे पहले मैंने आपको बताया था रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक वेक्टर को हम स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं, है ना। लेकिन इस कंपोजिशन वाले टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हम एक वेक्टर को जोड़ते हैं, मेक करते हैं। इसमें मतलब हमें दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मिले हुए होंगे और उसकी मदद से हमने क्या करना है, एक सिंगल वेक्टर को बनाना है। तो हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, जैसे इससे पहले पढ़ के आए थे Vx और Vy। ये दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे, है ना। पहले हमारे पास एक सिंगल वेक्टर था, उसको तोड़ के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए, वो हो गया रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। अब हम कंपोज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होंगे, इनकी मदद से हम वो सिंगल वेक्टर बनाएंगे। ठीक है, तो हम वो सिंगल वेक्टर कैसे बनाएंगे? हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स आपस में ऐड हुए हों, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट बनाने के लिए दिस इज द हेड ऑफ so this is the tail of first vector and this is the head of last vector। तो हम क्या करेंगे, टेल को टेल के साथ और हेड को हेड के साथ हम कंबाइन करेंगे, और यही लाइन जो होगी, इस लाइन को हम रिजल्टेंट लाइन कह सकते हैं, लेकिन रिजल्टेंट लाइन भी कह सकते हैं, या इसको हम कहें वेक्टर वी, क्योंकि जो कंपोनेंट्स हैं वो वी वेक्टर के हैं ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वी वेक्टर के हैं, तो हम कहेंगे दिस वी वेक्टर को हमने बनाया विद द हेल्प ऑफ वी एक्स एंड वी वाई। इसको वी कह लें भी ठीक है, और इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहें भी ठीक है। ओके, अच्छा, तो ये तो हो गया, हमने ग्राफिकली मेथड्स के हिसाब से हमने क्या किया, हेड टू टेल रूल की मदद से हमने इसका रिजल्टेंट बनाया, है ना। अच्छा, क्या इसका फार्मूला भी होता है? बिल्कुल, हम फार्मूला भी यूज कर सकते हैं इस रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए, और उसी पे ही हम एमसीक्यूज करेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कैसे आएंगे एंट्री टेस्ट के अंदर। अच्छा, पार्ट नंबर 1 में हमने एक एमसीक्यू किया था। वहां पे मैंने आपको बताया था कि अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हों, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, हमारे पास दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, और ये भी जानते हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो आपस में 90 की एंगल पर हो। तो ये भी तो 90 की एंगल पर है ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो ये 90 की एंगल पर है। तो इसका हम रिजल्टेंट जानना चाहते हैं, तो इसलिए
मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, तो उसका ओरिजिनल वेक्टर फाइंड करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। और पैथागोरस थ्योरम कौन सा होता है, क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, हेपाटिन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप पार्ट नंबर 1 देखें, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, दिस इज द हेपाटिन्यूज एंड दिस इज द बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। सो यहाँ पर देखें, अगर हेपाटिन्यूज कौन सी लाइन होती है, ये, और हमें क्या मालूम करना है, ये वी वेक्टर फाइंड करना है। सो हम लिखेंगे वी, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर देंगे। सो दिस इज बेस, सो दिस इज कॉल्ड बेस, बेस इज वी एक्स, तो यहाँ पर वी एक्स और स्क्वायर देंगे प्लस perpendicular, so this is perpendicular line vy, so vy स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर है तो vy के ऊपर भी स्क्वायर होगा। तो अगर इसका स्क्वायर खत्म करना हो तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो v विल बी इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया जिसकी हेल्प से हम हम मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स मालूम कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मालूम कर सकते हैं। तो ये रिजल्टेंट लाइन होती है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आते हैं। यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के हिसाब से अगर एमसीक्यू आया तो इस हिसाब से आएगा। अ वेक्टर हैज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स fx is equal to 3 units and fy is equal to 4 units, then the magnitude of the vector will be ठीक है, मैंने आपको फार्मूला बताया था। अगर आप वो फार्मूला याद ना भी रखें तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, शायद, बल्कि इस ट्रिक की हेल्प से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। ये आपको ट्रिक याद होगी को तो आप बहुत सारे एमसीक्यूज इससे रिलेटेड कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ 90 की एंगल पर हो, परपेंडिकुलर हो, है ना। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं एक दूसरे के साथ। ये तो कंफर्म बात हो गई। तो मैंने आपको ये भी बात कही थी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में 90 की एंगल पर हो, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हो, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, है ना। तो हम इस चीज को पकड़ते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यही बात हम देखते हैं यहाँ पर भी, और यही बात हमको आसान भी लगती है। देखें, अ वेक्टर हैज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक वेक्टर है जिसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एफ एक्स और एफ वाई एक दूसरे के साथ 90 की एंगल पर होंगे। मतलब ऐसे होंगे, एफ एक्स होगा 3 यूनिट्स एंड एफ वाई क्या होगा, एफ वाई होगा 4 यूनिट्स। ऐसे ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, 90 की एंगल पर होंगे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर विल बी, ये जो वेक्टर होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा, ये कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम सिंपली ये करेंगे कि भाई ये दोनों एक दूसरे के साथ 90 की एंगल पर हैं और इसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, सिंपली, बस। ठीक है, तो hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square, so this is the Pythagoras theorem. So hypotenuse is what, v, so ये हमने मालूम करना है। सो बेस क्या है 3 स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है 4 इसका स्क्वायर। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सो वी स्क्वायर विल बी 25, है ना। अच्छा, इसका स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड्स, सो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। सो वी विल बी इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5 यूनिट्स। ठीक है, सो इट विल बी 5 यूनिट्स। मतलब सिंपल करें बात को, है ना,
इतने सारे फार्मूलाज याद करने की क्या जरूरत है जब हमें एक फार्मूले के साथ बहुत सारा, एक फार्मूले के अंदर बहुत सारा काम हो रहा है, तो हम इतने ज्यादा फार्मूलाज क्यों याद करें। इससे पहले मैंने आपको बताया ना फार्मूला v इज इक्वल टू अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, वो भी इससे ही तो बना था। ठीक है, तो हम सिंपली ये क्यों ना यूज करें। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो कि किसी भी चीज को सिंपल तरीके से सीखें। तो ये था एमसीक्यू। और इसके अलावा हम देखते हैं अब कि कोसाइन लॉ के हिसाब से हमारे पास कैसे जो है एमसीक्यूज आते हैं। ये है हमारे पास कोसाइन लॉ, इसको हम कहते हैं कोसाइन लॉ। इसके हिसाब से भी सवाल आते हैं हमारे पास। कोसाइन लॉ क्या है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है कोसाइन लॉ का। कभी कभी हम ये भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ब्रैकेट 180 माइनस थीटा, ये भी लिखते हैं, ये भी कोसाइन लॉ है। लेकिन दोनों फार्मूला से एक ही जवाब आएगा, तो मैंने सिंपल फार्मूला लिखा है। ठीक है, तो ये आपने यूज करना है। ये कब यूज होता है ये कब यूज होगा, ये फार्मूला तब यूज होगा जब हमारे पास दो वेक्टर्स दिए होंगे और उन वेक्टर्स के बीच में कोई एंगल होगी। ठीक है, इफ टू वेक्टर्स आर गिवन एंड द एंगल बिटवीन देम इज गिवन, देन वी विल यूज दिस फार्मूला। ओके, ये याद रखनी है आपने बात। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर। ठीक है, और एक वेक्टर ये है। ठीक, अब देखें ये यहाँ पर कोई ना कोई एंगल बना रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका ये रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ये है और ये वेक्टर है। ठीक है, दो वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल है। ठीक, तो हम ये देखें कि ये जो रिजल्टेंट लाइन है, इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इस रिजल्टेंट का यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मैग्नीट्यूड होगा, ये फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला यूज करते हैं। देखें हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और उनके बीच एक एंगल है, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर्स हो और उनके बीच में एंगल हो और उसका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम कोसाइन लॉ यूज करते हैं। आपको याद हो कि ये हम सवाल कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से वो सवाल मैंने लिखा था पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 में मैंने लिखा था कि हमारे पास यही था कि टू वेक्टर्स 4 मीटर एंड 3 मीटर आर एक्टिंग पैरेलल टू ईच अदर। वहां मैंने लिखा था पैरेलल टू ईच अदर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, देन द रिजल्टेंट विल बी। वो और ये सवाल एक ही है। मैंने आपको बताया था कि पैरेलल का मतलब होता है 0 डिग्री, तो बस मैंने यहाँ पर एक चीज जो है तब्दील की है, वो कौन सी है, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री लिखूं, पैरेलल टू ईच अदर लिखूं, या एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन लिखूं, बात एक ही है। ठीक है, तो वहां पर हमारे पास जो आंसर आया था, कौन सा आया था, 7 मीटर है ना, 7 मीटर आया था। मैंने आपको बताया था कि अगर सवाल आ जाए ऐसे कि 4 मीटर एंड 3 मीटर आर एक्टिंग इन पैरेलल टू ईच अदर आर इन सेम डायरेक्शन, तो उसका मतलब होता है ये पैरेलल एक्ट कर रहे हैं और 0 एंगल पर है। तो आपने सिंपली क्या करना है, उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर देना है, बस 4 और 3 7 को टिक कर देना है, ऐसे समझाया था। अब हम इस फार्मूला की मदद से ये देखें कि क्या 7 मीटर राइट आंसर होता है या नहीं। ठीक है, तो अगर 7 मीटर आ गया तो हमारा जो पार्ट नंबर 1 में मैंने आपको बताया था वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, अब हम यूज करते हैं कोसाइन लॉ। रिजल्टेंट इज इक्वल टू, फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। अच्छा, सो रिजल्टेंट इज इक्वल टू, सो अब हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, वो दो वेक्टर्स कौन से हैं, 4 मीटर एंड 3 मीटर। आपकी मर्जी
ए को आप 4 समझें या बी को आप 4 समझें या ए को 3 या बी को 3 समझें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो ए वेक्टर हम 4 को समझते हैं, तो 4 स्क्वायर प्लस बी हम 3 को समझते हैं, सो 3 स्क्वायर प्लस 2। ए हमारे पास 4 है और बी हमारे पास 3 है। सो कॉस डिग्री कौन सी है, डिग्री 0 डिग्री है, सो हम यहाँ पर 0 डिग्री लगाएंगे, ठीक। ओके, सो आर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 ये हो जाएगा 2 4 द 8 एंड 3 एट द 16, ठीक है, सॉरी 24 आ जाएगा। 2 को 4 से 8 और 3 एट द 24। ओके, cos 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है, cos 0 1 के इक्वल होता है। ओके, सो नाउ यहां पर आपने एक चीज याद करनी है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि इन दोनों को पहले प्लस करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। जवाब जो है ना गलत आ सकता है, ठीक है, और आता भी है। आपने क्या करना है, हमें पता है कि हमने पहले मल्टीप्लिकेशन को करना होता है, फिर जो है हमने ऐड करना होता है, फिर जो है हमें माइनस करनी होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 16 प्लस 9 प्लस, पहले हम इस चीज को सॉल्व करेंगे, 24 इंटू 1 होगा 24, ठीक है। अब जो है हम प्लस कर सकते हैं, सो आर इज इक्वल टू, सो 16 प्लस 9, अच्छा ये 49 हो जाएगा, ठीक है, इसको हम प्लस करें 49 हो जाएगा। सो आर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 49 किसके बराबर होता है, 7 मीटर के बराबर होता है, तो दिस इज 7 मीटर। प्रूव हो गया। आप समझ भी गए होंगे कि वहां पे हमें डिग्री नहीं मिली हुई थी, ठीक है, यहाँ वहां पर सिर्फ लिखा हुआ था कि दो वेक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर एक्ट कर रहे हैं या इन सेम डायरेक्शन एक्ट कर रहे हैं, या मैंने आपको कहा था 0 डिग्री पर एक्ट कर रहे हो, बात एक ही है। यहाँ पर प्रूफ भी हो गया, जब हमने 0 डिग्री रखी तो हमें 7 जवाब मिला, और वहां पर भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, ड्रॉ करके दिखाया था कि कैसे 4 और 3 एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो उसका 7 मीटर कैसे जवाब आता है, ठीक है। तो इस हिसाब से, सो दिस इज फिजिक्स, किसी भी हिसाब से आप सॉल्व करें उसको जवाब एक ही आएगा, यही सवाल था। और चेंजिंग क्या थी, चेंजिंग ये थी कि हमारे पास दो सेम वेक्टर्स थे 4 एंड 3 मीटर आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, नहीं अब हम लिखेंगे 180 डिग्री, है ना, with x axis, then the magnitude of the resultant will be, और ऑप्शंस भी यही थे, है ना, ऑप्शंस भी यही थे, लेकिन जवाब हमारे पास आया था 1 मीटर। अब हम, अच्छा उस वहां पर क्या था कि 4 मीटर एंड 3 मीटर आर एक्टिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मैंने लिखा था पार्ट नंबर 1 में, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एंटी पैरेलल के बीच में अगर दो वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो उनके बीच में 180 डिग्री होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 180 डिग्री आ गई, ठीक है, वहां पर जवाब आया था 1, तो यहाँ पर देखें कि 1 आता है या नहीं आता। तो दो वेक्टर्स हैं और एंगल मिली हुई है, तो मैंने आपको कहा था कि अगर दो वेक्टर्स और एंगल मिली हुई हो तो हम यूज करेंगे कोसाइन लॉ, तो हम कोसाइन लॉ यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। सो आर इज इक्वल टू, ए हमारे पास 4, बी हमारे पास 3 का स्क्वायर, सो 2 4 एंड 3 cos 180 डिग्री, ठीक। सो और इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया था 24, एंड cos 180 किसके इक्वल होता है, -1 के, है ना, cos 180 -1 के इक्वल होता है, ओके। सो r इज इक्वल टू, नाउ पहले हम मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे, सो 16 प्लस 9
24 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा -24, है ना। अच्छा, सो नाउ r इज इक्वल टू 16 प्लस 9, 25 माइनस 24, तो √1, सो 1 का √1 ही आता है, तो जवाब हमारे पास आ गया 1। तो हो गया ना सॉल्व 1 मीटर। तो सेम बात हुई, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि 4 मीटर एंड 3 मीटर आर एक्टिंग एंटी पैरेलल टू ईच अदर, आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। बात एक ही है, सेम ही जवाब आएगा, ठीक है। तो हमारे पास सेम जवाब आ गया 1। आपके लिए एक टास्क है, यही सवाल था, अब हम इसमें थोड़ी चेंजिंग करते हैं। 2 vectors 4 मीटर एंड 3 मीटर आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन देयर रिजल्टेंट विल बी। पार्ट नंबर 1 में ये सवाल था, और मैंने आपको बताया था कि अगर परपेंडिकुलर वर्ड आ जाए तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो हम यहाँ पर 90 डिग्री अब लिखते हैं, ठीक है। तो वहां पर एक आंसर आया था, ठीक है, आप देख लेना। तो आपने ये सवाल, ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है, ठीक है। 2 वेक्टर्स हैं 4 मीटर एंड 3 मीटर, और इनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा? सेम ऑप्शंस, ठीक है, यही ऑप्शंस वहां पर भी थे। तो आपने ये सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या हुआ।